नमस्कार। सत्य सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। 2-3 दिन कुछ व्यवधान रहा, इस कारण से हमने योग दर्शन का अध्ययन नहीं कर पाए। आज फिर जो है कुछ वातावरण साफ है, यहाँ प्रकाश आदि की व्यवस्था है, तो आज हम जो है प्रारंभ करते हैं चित्त की जो तीसरी भूमि है। चित्त की भूमियों के विषय में हम वर्णन कर रहे थे। चित्त की जो तीसरी भूमि है वह विक्षिप्त है। अब वो विक्षिप्त भूमि किस प्रकार की होती है? पहली तो थी क्षिप्त, उसके बाद थी मूढ़। क्षिप्त तो वह थी जिसमें मनुष्य जो है उसकी बुद्धि इस प्रकार की नहीं रहती कि वह गंभीर विषयों को सोच सके। मूढ़ वह थी जिसमें मनुष्य किसी एक मोहित हो जाता है और उसका ध्यान केवल उसी ओर रहता है। अब विक्षिप्त क्या है इसके विषय में हम जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो क्षिप्त से विशिष्ट हो, अर्थात जो अक्षिप्त से विशिष्ट हो, अधिकांश साधकों के चित्त विक्षिप्त भूमिक होते हैं। अधिकांश जो साधक होते हैं, जो साधना करने वाले हैं, उनका विक्षिप्त होता है। जो अक्षिप्त से अधिकांश, जिस अवस्था में चित्त कभी कभी स्थिर हो जाता है, स्थिरता से जब तक चित्त स्थिर नहीं रहता तब तक वह विक्षिप्त ही रहता है। अगर आप किसी को कहें कि आप तो विक्षिप्त हैं, तो आपको वो जो है आपके साथ में लड़ाई करेगा। किंतु सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि हाँ, विक्षिप्त ही होता है। अच्छा जी, कभी कभी चंचल हो जाता है, वह विक्षिप्त है। कभी कभी तो स्थिर हो जाता है और कभी कभी चंचल हो जाता है। कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा। ऐसा ही मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे जो है वह फेसबुक पर फॉलो किया। तो फॉलो करने के पश्चात उसने मेरा जो है मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद में उसने कहा कि देखिए, मैं भारतवर्ष में बहुत भ्रमण करता हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतना कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि मैं बड़े बड़े जो आश्रम हैं उनमें भी जाता हूँ। मैंने कहा जी ये भी अच्छी बात है। तो उसने कहा कि मैं जो है जो वहाँ के महंत होते हैं मैं उनसे भी मिलता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं और क्या करूँ। उसने कहा कि मैं वहाँ के विषय में आपको बता सकता हूँ। वहाँ की गौशाला इस प्रकार की है, वहाँ की दीवारें इस प्रकार की है, वहाँ के जो है व्यवस्था इस प्रकार की है, सब बता सकता हूँ मैं आपको। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस विषय में। तो उसने कहा कि मैं आदमी को देख करके जान लेता हूँ। मैंने कहा जी ये भी ठीक है, तो मैं आगे और क्या करूँ। तो उसके पश्चात जब मैंने उससे पहला प्रश्न किया कि आप ये बताइए चित्त होता क्या है, तो उसने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, ये तो आप जो है एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति किसी को धारण किए हुए है, जैसे मैं चित्त, मेरे अंदर चित्त है, सबके अंदर चित्त है। तो यदि मैं उससे पूछ लूँ कि चित्त क्या होता है, चित्त का क्या काम है, तो क्या ये नीचा दिखाना होता है? नहीं। तो उसी प्रकार से लोग ऐसा समझ जाते हैं, जिसको आप विक्षिप्त कहेंगे कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अक्षणिक स्थिरता के कारण विकसित भूमिक चित्त श्रवण मनन आदि द्वारा तत्वों के स्वरूप का अवधारण करने में समर्थ होता है। श्रवण और मनन, इनको करने से जो विक्षिप्त चित्त है
वह किसी भी विषय को धारण करने में समर्थ हो जाता है, तत्वों के स्वरूप को धारण करने में समर्थ हो जाता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे जीवन शरीर के अंदर प्रकट होते हैं क्लेश, जो मनुष्य को व्यथित कर देते हैं। जैसे मैं यदि ये इच्छा रखूं कि मुझे कोई ये वस्तु देगा और उसने वो मुझे वस्तु नहीं दी, तो मैं उद्वेलित हो गया। मैं नहीं, वैसे मैं नहीं होऊंगा, किंतु मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उद्वेलित होने के पश्चात में मेरा जो चित्त है वह, या मेरा जो विचार है वह निरंतर उसके अंदर उद्वेग उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, और मैं उसके ऊपर सोचता रहूँगा। ये किसी विषय को धारण करने में सबसे बड़ी बाधा है। मैं जब इन सब को छोड़ दूँ, जब आप किसी का जीवनी पढ़ेंगे तो आप उसमें एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति की जो है जीवनी पढ़ते हैं, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद था। लोग कहते हैं कि वह, उनकी मेधा शक्ति ऐसी थी कि आप वह एक तुरंत धारण कर लेते थे। धारण करने के पीछे यही कारण है कि जब मनुष्य जो है उद्वेगों से दूर हट जाता है तो उसके अंदर वह धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेधा और सद्वृत्तियों की न्यूनता या अधिकता के कारण विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्यों के असंख्य भेद हैं। विक्षिप्त चित्त में भी समाधि हो सकती है, किंतु वह सदा काल स्थायी नहीं होती, क्योंकि इस भूमि की प्रकृति कभी स्थिर और कभी अस्थिर होती है। अब चौथा जो है वह होता है एकाग्र भूमि। यहाँ से योग की जो है और मनुष्य अग्रसर होता है। जिस चित्त का अग्र व अवलंबन एक है, एक, उसे एकाग्र कहते हैं। सूत्रकार ने कहा है, शांतादितौ तुल्य प्रत्यौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। अर्थात एक वृत्ति निवृत्त होने पर यदि उसके बाद ठीक तदनुरूप वृत्ति उठे, उसके अनुरूप वृत्ति उठे, एक विचार हम कर रहे हैं या एक विषय पर हम मनन कर रहे हैं, उसी से संबंधित जब वह मनन का एक वाक्य समाप्त हो जाए या एक पद समाप्त हो जाए, उसके ठीक पश्चात दूसरा उसी प्रकार का वह उठने लगे, उसको कहते हैं एकाग्र भूमि। उसी तरह की अनुरूप वृत्तियों का प्रवाह चलता रहे और वह निरंतर चलता रहे, तो ऐसे चित्त को एकाग्र चित्त कहते हैं। कोई कहता है कि मैं एकाग्र हो गया हूं, एकांकी होना, एकाग्र होना दोनों अलग है। यहां तक कि स्वप्नावस्था में भी एकाग्र स्वप्न होता है। जो स्वप्न यदि उसको हो गया तो वह भी इस प्रकार का होगा जो एकाग्र होगा, अर्थात वह मनुष्य को क्लेश नहीं पहुंचाएगा। तब ऐसे चित्त को एकाग्र भूमि कहते हैं। एकाग्र भूमि वशीकृत होने पर संप्रजात समाधि सिद्ध होती है। एकाग्र भूमि जब हो जाती है तो संप्रजात समाधि की ओर मनुष्य आगे बढ़ जाता है या संप्रजात समाधि में चला जाता है। आगे, यह समाधि वस्तुतः योग या कैवल्य की साधक है। यह समाधि ही मनुष्य को कैवल्य और जो कैवल्य की साधना कराती है। जैसे कहा है, योहैनम पापुमा मायायात सरती नहैनम सो अभिभवती। अज्ञात या एवस भाव से जो पाप मन में आते रहते हैं, वे ऐसे जानवान अर्थात संप्रजानवान को अभिभूत नहीं कर सकते। यदि किसी प्रकार का कोई जान मनुष्य के पास आए और वह जान जो है किसी साधारण मनुष्य को दुखी या उद्वेलित करता हो, लेकिन वह इस प्रकार के एकाग्र भूमिक चित्त को
किसी भी प्रकार से वह उद्वेलित नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, तो वह मनुष्य संप्रजात समाधि की ओर अग्रसर होता है। हम आज इतना ही आपको यह योग का समाधिपाद का छठे दिन का जो अध्ययन था कैसा लगा, आप अवश्य बताइएगा। आपसे हम फिर भेंट करते हैं, तब तक मैं आपको प्रणाम करता हूँ।